Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मतलब तुम्हारी बुक का साइंस का चैप्टर 8 है बट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन राइट। मोशन क्या होता है? सबसे पहले हमारा पता होना चाहिए हमें कि मोशन क्या है। मोशन क्या है? बेसिकली a body is said to be in motion when its position changes with respect to stationary body taken as a reference point। मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि मोशन क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो मोशन है। ठीक है, लेकिन हमें तो फिजिक्स की लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में जो मोशन की डेफिनेशन आती है दैट इज अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस with respect to a stationary body taken as a reference point। ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ से स्कूल गई। ठीक है, तो स्टेशनरी मतलब जो हमारी रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, हमारा हाउस, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और हम यहाँ से मूव करके कहाँ पहुंचे, स्कूल। ठीक है, पोजीशन चेंज हुई, दैट्स व्हाई वी आर इन मोशन। ठीक है, अभी इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि तुम कार में बैठ के स्कूल गए। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस, आर यू इन मोशन? यस, वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू आवर हाउस। बट अगर बोला जाए कि विद रिस्पेक्ट टू द कार, तुम मोशन में हो? नहीं, कार में जहां बैठे थे वहीं बैठे हो। सो विद रिस्पेक्ट टू द कार यू आर नॉट इन मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से मोशन की डेफिनेशन आती है। उसके बाद बेसिकली फिजिक्स क्या है फिजिक्स। ठीक है, इतना बड़ा नाम है और फिजिक्स मतलब ये समझ लो कि फिजिक्स एक तरीके से साइंस की जान होती है। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या है यहाँ पर? तुम लोग सोचोगे लाइक नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं कि जैसे हवा चलती है या बारिश होती है या अर्थक्वेक आते हैं। नहीं, अर्थक्वेक वगैरह नेचुरल फिनोमेना नहीं होते। नेचुरल फिनोमेना ये एयर ब्लो हो रही है इज द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, बाकी बेसिकली यहाँ पे जो लिया गया है सारी चीजें, तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, लाइक आजकल समर्स है, फैन चल रहे हैं, फैन कैसे चल रहे हैं, एसी कैसे चल रहे हैं, फ्रिज कैसे चलता है। ठीक है, ये सब फिनोमिना हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर पढ़ी जाती है। ठीक है, देन थर्ड आता है हमारा पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो मैं पहले थोड़ी सी टर्म्स बता रही हूँ जो कि इस चैप्टर में यूज होंगी, तो उन टर्म्स को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब कैसे समझोगे कि फिजिकल क्वांटिटी से मतलब क्या है तुम्हारा? लाइक टाइम, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मास, मास को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर, फोर्स, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर मैं कह दूं कि लाइट, लाइट क्या है? लाइट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नो, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। साउंड भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बट अगर हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, देन इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्लियर? अब ये क्वांटिटीज जो होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये टू टाइप्स की होती है। ठीक है,
टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये समझ लो ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी, इसके दो पार्ट हो गए, दिस इज स्केलर एंड दिस इज वेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या, ओ सॉरी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। पर वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, कुछ समझ आया? स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कर मतलब हम मेजर कर रहे हैं, जिस चीज को मेजर कर रहे हैं उस पर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट है। तो कैसे समझा सकते हैं? लाइक स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल आता है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ठीक है, जैसे हम इस तरीके से ले सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को, लाइक यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है ए से। ठीक है, ये इधर गया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये इधर गया 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका? डिस्टेंस कितना हुआ इसका? डिस्टेंस दैट इज 3 + 2 मतलब कि 5 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तुमसे पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से बी गया और बी से सी गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 2। इसमें हमें ये नहीं पूछा गया कि किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, किधर गया, कुछ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी जरूरी होती है। ठीक है, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग मार्केट जाते हो, मॉल्स में जाते हो। ठीक है, मॉल्स के दरवाजे पर ही देख लो, मॉल्स का जो दरवाजा होता है, ठीक है, उस पे पुश या पुल लिखा होता है। ठीक है, और अगर तुमने उसे नहीं पढ़ा, ठीक है, दरवाजे पर अगर लिखा हुआ है पुश और तुमने उसे नहीं पढ़ा और तुमने उसे पुल कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, तो क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। तो इट मीन्स जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो गलत डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और तुमने अगर पढ़ लिया पुश लिखा हुआ है तो तुम उस डायरेक्शन में जब उसको पुश करोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी की सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। थोड़ा सा बस इस तरीके का डिफरेंस होता है इनमें कि जो स्केलर क्वांटिटी वो मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो सिर्फ लाइक जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस को ऐसे, टाइम को टी लिख देंगे। ठीक है, जबकि अगर हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा है या वेलोसिटी लिखा है, ठीक है, यहाँ हम स्पीड को v भी लिख सकते, डिस्टेंस। ठीक है, और v इज द वेलोसिटी, मतलब बेसिकली स्पीड। स्पीड अगर v सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है सिंपल, तो वो स्केलर क्वांटिटी मतलब स्पीड लिखा हुआ है। और अगर यहीं पर हमने एरो लगा दिया, इट मीन्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी बन गई। ठीक है, एक्सेलरेशन को a लिखते हैं। ठीक है, फोर्स मतलब एरो लगाना है हमने। डिस्प्लेसमेंट, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम इस जगह जो बता रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज द यूनिट। यूनिट क्या होती है? ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट होगी, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उन सब चीज़ों में यूनिट्स भी लगी हुई होती हैं। जैसे तुम सब्जी लेके आए मार्केट से और तुम आलू लेके आए 2 किलो, तो तुम लिखोगे ना कि 2 kg, मम्मी को आके बताओगे ना कि 2 kg आलू है। ठीक है, तो वो उसकी यूनिट होती है। तो यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट होती है। अगर तुम ऐसे ही कह दो लाइक तुम कह दो कि आटा लेके आए, तुम कितना लेके आए? 20 kg। ठीक है, और तुमने कह दिया कि आटा 20 है, तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो 20 किलो है या 20 रुपए किलो है?
कुछ नहीं पता चलेगा। आटा अगर तुमने बोल दिया 20 है तो कुछ भी नहीं पता चलेगा उससे। तो क्वांटिटी के साथ यूनिट लिखनी बहुत जरूरी होती है, तभी हमें वो समझ में आता है कि वो क्या चीज है, किस चीज में वो मेजरमेंट हो रही है। ठीक है, 20 रुपए किलो भी हो सकता है और 20 kg भी हो सकता है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। या जैसे तुमने अपना मास मेजर किया, ठीक है, माना कि तुम 40 kg के हो, ठीक है, और तुमने कह दिया मेरा वेट 40 है। 40 क्या है, कुछ नहीं यार, 40 ये तो कुछ होता है ना, 40 ग्राम है, 40 किलोग्राम है, कितना है। तो यूनिट लिखनी बहुत जरूरी होती है। तो यूनिट जो क्वांटिटी होती है उसको हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट से डिनोट करते हैं। लाइक वेलोसिटी है तो उसको हम मीटर पर सेकंड करेंगे, फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, एनर्जी है उसकी जूल्स होती है, इस तरीके से डिस्टेंस है उसकी मीटर होती है। तो इस तरीके से हमारी सारी यूनिट्स होती हैं। टाइम है उसकी आवर होती है, सेकंड भी होती है, मिनट भी होती है, ठीक है। देन व्हाट इज एसआई यूनिट। अब देखो, हमने अभी पढ़ा यूनिट्स। यूनिट्स में हम मास में ले लेते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम भी हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है। कोई किलोग्राम बोलेगा, कोई ग्राम बोलेगा, इवन मिलीग्राम भी हो सकती है, सेंटीग्राम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पाउंड्स भी हो सकती है, पाउंड्स भी हो सकती है। तो इतनी सारी यूनिट्स जब होती हैं तो उससे होती है प्रॉब्लम कि कोई किसी में लिख रहा है, कोई किसी में लिख रहा है। मतलब कोई का मतलब यहाँ पर कि हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, कहीं पर किलोग्राम को अगर मास की यूनिट बना लें, किसी को कहीं पे ग्राम को बना लें, किसी को पाउंड्स की बना लें, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए एसआई यूनिट सिस्टम बोला गया है कि ऐसा यूनिट सिस्टम होगा जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए सेम रहेगा। ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होगा। और बेसिकली ये जो सिस्टम होता है ये होता है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। ये स्टैंडर्ड सिस्टम माना जाता है। एम मतलब, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड। मतलब हमारी जो मेन यूनिट्स होती हैं, लेंथ उसे मीटर में, और जो मास है उसको किलोग्राम में, और टाइम है उसको सेकंड्स में। ये ऐसा यूनिट सिस्टम होता है। और इस तरीके से ये तो बेसिक एमकेएस सिस्टम हो गया। और ऐसा यूनिट सिस्टम सबके लिए फिक्स होता है कि वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी है उसको हम सेंटीमीटर पर ग्राम में, सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं लेंगे, मीटर पर सेकंड में लेंगे। मतलब इस पे डिपेंड, इस एमकेएस सिस्टम पर डिपेंड करेगा हमारी सारी यूनिट्स की ऐसा यूनिट किस तरीके से होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिक्स। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स, वैसे तो देखो मैकेनिक्स, अब हम तुम 11th-12th में जब साइंस पढ़ोगे तो तुम्हारे टाइप्स आ जाएंगे कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि मैकेनिक्स जो होती है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है, क्योंकि फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो फिजिक्स की वैसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मोशन से रिलेटेड सारी स्टडीज करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। मतलब इन सब चीज़ों के विषय में हम इस मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी सारी इस ब्रांच के अंदर आती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे समझोगे। लाइक यहां से, यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इस डायरेक्शन में, और ये 4 किलोमीटर मूव करता है, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में ये 3 किलोमीटर मूव करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 + 3
मतलब कि 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टोटल एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज 4 + 3 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें? डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली देखो, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर AC के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा AC के इक्वल। ठीक है, अब अगर ये अगर 90 डिग्री पे मूव करा था तो AC को हम इजीली मेजर कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC हमारा निकल आएगा। बट अगर ये 90 डिग्री नहीं था तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट करनी होगी कि इनिशियल से फाइनल तक उसने कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, उसके बाद आती है जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब डिस्टेंस की डेफिनेशन समझ आ गई ना? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a body between initial point to final point, that is known as displacement. ठीक है, distance is the scalar quantity and it is vector quantity. This is vector quantity, displacement is a vector quantity. ठीक है, क्यों क्यों वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट? स्केलर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से गया बी पर, ठीक है, दैट इज अप्रॉक्स ले लो तुम 3 किलोमीटर। अब बी से आगे फिर गया वो 4 किलोमीटर, यहां पहुंच गया सी पर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया दैट इज 3 + 4 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक है, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ दैट इज ऑल्सो 3 + 4 7 किलोमीटर, राइट। अब इसी में अभी मैंने पीछे यही एग्जांपल लिया था कि ये इधर 4 किलोमीटर गया था। अच्छा, इसको हमने 4 लिया था, यहाँ 3 लिया था, तो यहाँ भी हम इसको 4 ले लेते हैं, इसको 4 लेते हैं और इसको हम 3 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में डिस्टेंस में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं कि ये 90 डिग्री पे जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था? AC इज इक्वल टू क्या हो जाता? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 मतलब कि 25 अंडर रूट मतलब कि 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, यहाँ भी डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, लेकिन जब यहाँ पर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ पे उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया? 5 किलोमीटर। और यहाँ डायरेक्शन जब वो सेम डायरेक्शन में चलता चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 किलोमीटर। यही फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से तुम समझ सकते हो। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके, लाइक यहां से एक ऑब्जेक्ट चला इधर ए से बी पर 5 किलोमीटर, फिर बी से रिटर्न हो गया, वो बी से वो रिटर्न हुआ, ठीक है, और वापस सी पर आ गया 2 किलोमीटर चल के, दिस इज 2 किलोमीटर।
मतलब पहले वो गया ए टू सी, ओ सॉरी ए टू बी, देन बी टू सी, ठीक है। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस तो उसने वही कवर किया ना, 5+2 मतलब कि 7 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पहले वो ए पर था, फिर बी पे पहुंचा, बी से सी पर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ? सिर्फ ए सी के इक्वल। पहले ए था, इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी? ए, ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या आ गई उसकी? सी। इनिशियल पोजीशन थी उसकी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए सी, ए सी के इक्वल हुआ ना, ए सी। तो ए सी को कैसे निकालेंगे? ए बी माइनस बी सी, मतलब ये हो गया 5 - 2 मतलब कि 3 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है बहुत ज्यादा। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है वो, क्यों स्केलर क्वांटिटी। और भी हम डिस्प्लेसमेंट के और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रहा है, इस ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इधर मूव करा, इस इधर मूव करा, इधर मूव करा, इधर मूव करा, और वापस फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन ए पर ही आ गया, ठीक है, ए पर ही आ गया, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, सरकमफ्रेंस के इक्वल मतलब कि 2πr, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। देखो इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी, यहीं से शुरू हुआ था और यहीं वापस आ गया, ठीक है। तुम पार्क में गए, पार्क में पूरा राउंड लिया और जिस जगह से चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ठीक है। तो ये सारा डायरेक्शन की वजह से ही हमारे डिस्प्लेसमेंट जो आ रहे हैं वो अलग अलग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारी डायरेक्शंस पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आता है हमारा स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। दोनों को ही हम v से डिनोट करते हैं, बस क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। तो मतलब पहला तो पॉइंट हो गया कि ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्पीड का फॉर्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आया है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होता ही होता है, ठीक है। तो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब आती है दोनों की एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन हम इस समय सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्केलर ये हो गया हमारा स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये स्केलर होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। डेफिनेशन आ गई इनकी। स्पीड की डेफिनेशन क्या लिखोगे? स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड की डेफिनेशन तुम लिख सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज स्पीड, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस में लिख रहे हो तो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या लिख दोगे? इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर वही लिख रहे हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम
इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, ठीक है। देन हमारा आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, देखो कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से चला, ठीक है, लीनियरली चल रहा है ये, इस पॉइंट से चला ए से, फिर बी पे पहुंचा, फिर सी पर पहुंचा और फिर ये डी पर पहुंच गया। ये डिस्टेंस S1 ले लिया हमने, ये S2 ले लिया और ये S3 ले लिया। ए से बी तक पहुंचने में उसने जो टाइम लिया दैट इज T1, बी से सी पर पहुंचने में उसने टाइम ले लिया T2 और सी से डी में पहुंचने में उसने ले लिया टाइम T3। मतलब S1 है दिस डिस्टेंस, S2 है ये डिस्टेंस एंड S3 है ये डिस्टेंस। T1 है ये डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, टाइम टेकन, एंड T2 बी से सी तक ले जाने में टाइम टेकन है और T3 सी से डी तक जाने में जो टाइम लगा है उसको, और ए से बी तक जो उसकी स्पीड थी दैट इज V1, बी से सी में जो स्पीड थी उसकी दैट इज V2 और सी से डी तक जो स्पीड थी उसकी दैट इज V3, ठीक है। अब अगर हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3, ये डिस्टेंस कवर करे उसने, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, दैट इज एवरेज स्पीड, ठीक है। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया, चाहे इसको इस फॉर्म में याद कर लो या इस फॉर्म में याद कर लो, ठीक है। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखो ये बिल्कुल ही अलग होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है बेसिकली, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जैसे तीन वेलोसिटी है V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 3, ठीक है। और अगर होती दो वेलोसिटी V1 प्लस V2, अगर दो वेलोसिटी होती तो हो जाता V1 प्लस V2 अपॉन 2, चार होती तो हो जाता V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अपॉन 4। समझ आ गया? मतलब एवरेज निकालना है हमें, उस उन वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, और एवरेज हमेशा इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, तो सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड होती है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट होती है, नाम से पता चल रहा है स्पीड जब क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जबकि इसमें जो स्पीड होगी नॉन यूनिफॉर्म, चेंज हो रही है बार बार, वेरिएबल। और
चेंज, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, स्पीड जो है वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी यूनिफॉर्म मोशन की? If an object covered equal distance in equal interval of time, then its motion is uniform motion. If an object covered equal distance in equal interval of time, then it is uniform motion. उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे हम? When an object covered unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने इनके ग्राफ वगैरह भी पढ़े हैं, लेकिन सब मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले बेसिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मोशन है तो ऐसा यूनिट सेम की सेम रहेगी, वही मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बस ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। देन हमारा आता है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सीलरेशन को सबसे पहले तो डिनोट करते हैं हम ए से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। अब एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? देखो, एक्सीलरेशन जैसे तुम बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते हुए एक्सीलरेट कर रहे हो ना, घुर्र घुर्र घुर्र, दैट इज एक्सीलरेशन, ठीक है। स्पीड जब हम कार में बैठ के जाते हैं तो स्पीड चेंज कर रहे हैं बार बार, ठीक है, वो सब एक्सीलरेशन है। मतलब बेसिकली एक्सीलरेशन कब होगा? जब हमारी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तब हमारा एक्सीलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो ए इज इक्वल टू 0 होगा, बट नॉन इज, और यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब एक्सीलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इसकी छोटी सी बेसिक, ठीक है। इट एग्जिस्ट व्हेन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। जब हम कार को रेस देते हैं, साइकिल को रेस देते हैं, साइकिल में इवन हम ब्रेक्स लगा रहे हैं तो भी एक्सीलरेशन कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इवन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो भी एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी एक्सीलरेशन की बेसिकली क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बस सिंपल सी डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। देखो, इसी से हमारा इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब ऐसे समझो कि ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, ठीक है। यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके पहुंचता है यहां बी पर, ठीक है। ए पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा यू से, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है यू, ठीक है। तुम्हारी बुक में यू और वी के ऊपर एरो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन लगाने चाहिए बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बट क्योंकि ये अभी 9th है तो 9th में हम एरो लगाते नहीं है, बट मैं एक प्रॉपर वे में समझा रही हूँ इसलिए एरो लगा रही हूँ कि ये जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, और बी पर आकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी, उसको हम वी से डिनोट करते हैं, दैट इज वी, ठीक है। इनिशियल यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, ठीक है। और यू से वी तक ले जाने में, मतलब वेलोसिटी चेंज करने में उसने जो टाइम लिया है, टाइम टेकन, दैट इज टी, ठीक है। टाइम कितना लिया उसने? ए से बी तक जाने में उसने टी टाइम लिया, और इनिशियल वेलोसिटी उस समय उसकी यू थी और फाइनल वेलोसिटी उस समय उसकी वी हो गई, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन क्या था फॉर्मूला? चेंज, डेफिनेशन से, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जहां भी रेट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी, पहले u थी बाद में v हो गई, तो v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज a। ये इसका हमारा फॉर्मूला बन के आ गया एक्सीलरेशन का, डेफिनेशन आ गई। ठीक है, तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, एरो मत लगाओ, तुम्हारी बुक पे नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, देन जो एक्सीलरेशन है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगी। देखो, जो यूनिट है वो भी फॉर्मूले से ही डेरिवेट हो जाती है। v माइनस यू, v की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड, u की भी मीटर पर सेकंड है, दोनों में का डिफरेंस आ रहा है मतलब मीटर पर सेकंड हो गया। अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकंड, क्या आ गया ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 2। ये हमारी किसकी यूनिट हो गई, एक्सीलरेशन की। ठीक है, ये हमारी एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनिट अगर तुमने न्यूमेरिकल्स कर रहे हो और तुमने सारा क्वेश्चन सही कर दिया और यूनिट तुमने सही नहीं लिखी, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां पहुंचा ए से बी पर। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो u था दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर पहुंचकर उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गई v दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, और इसने यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लिया दैट इज 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v कितना है 8, 8 माइनस 2 अपॉन 2 मतलब कि 3 आ गया। ठीक है, अब 3 लिख के छोड़ दोगे तो बिल्कुल सारे नंबर कट जाएंगे, तुमने इसकी यूनिट लिखनी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अब इसी में ही अगर अगर ब्रेक्स अप्लाई कर दें, अभी तो इंक्रीज करी, ठीक है, अब इफ अप्लाइड ब्रेक्स, ठीक है, हमने ब्रेक्स अप्लाई करे, ठीक है, तो नेचुरली जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़्यादा होगी, उसको लेट कर लेते हैं कि कुछ 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं तो नेचुरली कम हो जाएगी, तो इसको ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल ले लिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमने वही ले लिया 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितना होगा, अब ऐसा नहीं है कि u माइनस वी कर दोगे, फॉर्मूला वही रहेगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, मतलब 4 माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन कैसा आया, नेगेटिव में। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा आ गया, नेगेटिव में। जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में कब आया, जब हमने ब्रेक्स अप्लाई करे। ठीक है, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। ठीक है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है,